नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दल ने बाहुबलियों का सहारा लिया है। इसमें बीजेपी सबसे आगे है क्योंकि बीजेपी ने सबसे खूंखार सुनील पांडे के बेटे को टिकट दिया है। वहीं आरजेडी और जेडीयू भी कम नहीं है। और इसी मसले पर हम बात करते हैं एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने जो है बाहुबलियों का सहारा लिया है, खास करके बीजेपी जेडीयू जैसी पार्टियां लालू यादव को कोसती है, उनके आरजेडी को जंगल राज का प्रतीक बताती है। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं, इस तरह के मौके आते हैं, तो ये लोग खुद बाहुबलियों का सहारा लेने से पीछे नहीं हटते। क्या कहेंगे आप? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि आगामी 13 नवंबर को बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। ये चारों उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि इन चारों सीटों के जो विधायक थे वो लोकसभा सदस्य चुन लिए गए हैं, तो इसलिए सीटें खाली हो गई है। अब इन 4 सीटों में खासकर तरारी और बेलागंज ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि वहाँ के अखाड़े में बाहुबलियों को उतार दिया गया है। और सबसे पहले तो मैं तरारी सीट का जिक्र करूंगा, जो भोजपुर ज़िले में पड़ता है। वहाँ सबसे ज़्यादा जो बेशर्मी दिखाई है वो राम भक्तों की पार्टी ने दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी ने। और उसने खूंखार अपराधी सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये तस्वीर मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ये सुनील पांडे की तस्वीर है, 2002 की तस्वीर है। तब ये सुनील पांडे ठेकेदार हुआ करता था और इसके हाथ में जो AK-47 है वो उसको उस समय रेल मंत्री थे पलटूराम, उन्होंने उपलब्ध करवाया था। अब मैं बता दूं दर्शकों को कि ये AK-47 जो है ये एक प्रतिबंधित हथियार है, किसी भी व्यक्ति को इसका लाइसेंस नहीं मिल सकता है। दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता हैं संजय दत्त, उनके पास से AK-56 मिला था तो उनको 2-3 बरस तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो AK-47 रखना एक बहुत गंभीर अपराध है। तो कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करना चाहिए था और ये AK-47 बरामद करना चाहिए था। लेकिन बिहार के जो IAS IPS हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज़्यादा नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है किसी माफिया पर हाथ डालने की, खास के यदि वो माफिया सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। और सुनील पांडे के बारे में और भी इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। कुछ साल पहले आरा सिविल कोर्ट में बम विस्फोट हुआ था, उसमें 2-3 लोग मारे गए थे। एक लंबू शर्मा नाम का अपराधी फरार हुआ था और बाद में जब पकड़ा गया था तो उसने कहा था कि सुनील पांडे ने ही उसे बम उपलब्ध करवाया था और सुनील पांडे ने ही उसे फरार करवाया था मुख्तार अंसारी की हत्या करने के लिए। तो ये है सुनील पांडे। और ये 1-1.5 महीने पहले तक ये जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, उसका उपाध्यक्ष हुआ करता था। जी। और 1.5 महीने पहले इसको भाजपा ने बहुत धूमधाम से शामिल कराया और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, मंत्री भी हैं बिहार में, उन्होंने सुनील पांडे और उसके बेटे विशाल प्रशांत को दोनों को शामिल कराया और सुनील पांडे के बेटे को टिकट दे दिया गया है। अब ये वही भाजपा है जो बड़ी बड़ी बातें करती है, नैतिकता की बात करती है, अमृतकाल की बात, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात और क्या क्या बातें करती हैं। और जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी भाजपा ही हैं, कहते हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो उस अपराधी का हम गया में पिंडदान करवा देंगे। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं, कादर खान के डायलॉग। और पार्टी का ये हाल है कि वो एक खूंखार क्रिमिनल के चरणों में सारे राम भक्त लौट रहे हैं। तो ये तो कहानी हो गई तरारी की, भोजपुर की। अब आ जाइए बेलागंज। आपने कहा कि जो सारे राम भक्त हैं वो इनके चरणों में, एक खूंखार अपराधी के चरणों में लेटने को मजबूर हैं। आखिर वजह क्या है? क्या दिक्कत है? क्या बीजेपी सुनील पांडे के बेटे पर विशाल प्रशांत को अगर टिकट नहीं देती तो क्या उसका चुनावी नैया पार नहीं लगता? देखिए, अब क्या राजनीतिक दलों का हो गया, यदि कुछ हद तक हम वाम पार्टियों को छोड़ दें तो सभी राजनीतिक दलों का हो गया कि हर हालत में हमें चुनाव जीतना है। किसी माफिया को खड़ा कर दें, माफिया के बेटे को, बेटी को, पत्नी को, हर हाल में चुनाव जीतना है, बाई हुक और बाई क्रुक जिसको कहते हैं।
अब सुनील पांडे पीरो का विधायक रह चुका है, तराड़ी का भी विधायक था, पिछले चुनाव में बहुत थोड़े मतों से हारा था, निर्दलीय खड़ा हुआ था और वहाँ अच्छी खासी संख्या भूमिहार वोट बैंक भी है तराड़ी में। अब भाजपा को लग रहा है कि ये सुनील पांडे भूमिहार बिरादरी से आता है और उस इलाके का गुंडा बदमाश है, माफिया है, तो इसको वोट देने पर एक जातीय समीकरण भी सध जाएगा, एक जो बाहुबल है, धनबल है, वो उसका भी तड़का लग जाएगा, तो इससे तो राम भक्तों की जीत हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने खुद को मतलब सरेंडर कर दिया है, माफिया के सामने इन्होंने बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं, सारे राम भक्त माफिया की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और ये मजबूरी मैंने कहा ना कमों पे सभी पार्टियों के साथ है। अब बेलागंज में आइए जो गया जिला में है, वहाँ जदयू जो पलटू राम की पार्टी है, सुशासन बाबू की पार्टी है, उसने मनोरमा देवी को चुनाव में खड़ा किया है। जो मनोरमा देवी खूंखार अपराधी बिंदी यादव की पत्नी है और जिस मनोरमा देवी के ठिकानों पर पिछले महीने ही NIA ने ईडी ने NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है, वो मैं पूरी कहानी दर्शकों को बताता हूँ। मनोरमा देवी का पति बिंदी यादव बहुत खूंखार अपराधी था, गया का 2-3 साल पहले कोरोना से मर गया। मनोरमा देवी का जो बेटा है रॉकी यादव, वो भी गुंडा मवाली वाली छवि है, उसने आदित्य सचदेव नाम के एक लड़का का खून कर दिया था रोड रेज में, सरेआम गोली मार दी थी। सरेआम गोली मार दी थी और कई साल तक जेल में भी रहा था। और खुद मनोरमा देवी के यहाँ सितंबर महीने पिछले महीने NIA ने छापेमारी की और उसमें 4.5 करोड़ रुपया कैश मिला, नकद। इतना नकद मिला कि NIA वालों को स्टेट बैंक से मशीन मंगानी पड़ी नोट गिनने की, और 7-8 हथियार मिले, अवैध हथियार। और वैसी और जो नक्सली पकड़े गए थे टिकारी में उसके पहले, उनमें से एक नक्सली का जो सिम था मोबाइल का वो मनोरमा देवी के नाम से था। नक्सलियों से भी साठगांठ का इल्ज़ाम है। और वैसे और ये खुद जेल की हवा खा चुकी है, इसके घर से अवैध शराब मिली थी कुछ साल पहले। तो और ऐसे व्यक्ति को जो हमारे पलटू राम हैं, जो कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, पलटू राम आज मनोरमा देवी के चरणों पर लौटते नजर आ रहे हैं और मनोरमा देवी के लिए पलटू राम प्रचार करेंगे बेलागंज में। तो कहीं से जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जो मेनली तो 2 ही घटक उसके हैं, भाजपा और जदयू, बाकी तो छोटे मोटे हैं, उसमें भाजपा ने दिखा दिया सुनील पांडे के बेटा को टिकट देके, पलटू ने दिखा दिया बिंदी यादव की पत्नी को टिकट देके, और जब कानून व्यवस्था की बात होगी तो सीधे 2005 के पहले चले जाएंगे जंगल राज की बात। तो आप कौन सा राज दे रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से मनोरमा देवी को चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसका पूरे परिवार का बैकग्राउंड आपराधिक है, ऐसे में नीतीश कुमार जो दावे करते हैं, आपने भी कहा कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी कि मनोरमा देवी को ही टिकट दें, किसी और को दे सकते थे? फिर वही जो अभी मैंने बात सुनील पांडे के संदर्भ में कही कि पार्टियों का हो गया कि हमें हर कीमत पर जीतना है। अब मनोरमा देवी के बाद धनबल है, बिंदी यादव बहुत बड़ा ठेकेदार हुआ था, 2 नंबर की कमाई है, 4.5 करोड़ रुपए आपके यहाँ से तो नहीं NIA को मिलेगा। तो धनबल है, बाहुबल है, बेटा क्रिमिनल है, हस्बैंड क्रिमिनल था, बाहुबल धनबल है, बाहुबल है। फिर वहाँ बेलागंज में अच्छी खासी आबादी यादवों की है, फिर वही जातीय समीकरण है। तो पलटू राम को जीतना है। पलटू राम तो अपना पिछवाड़ा में फेविकॉल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं और कुर्सी में रहने के लिए वो अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बन जाते हैं, तो मनोरमा देवी के भी चपरासी बन जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब प्रकारण जो संस्कृत में कहते हैं या इंग्लिश में जो बाई हुक और बाई क्रुक कहते हैं कि हर कीमत पर हमें सीट जीतनी है, चाहे उसके लिए मतलब नैतिक रूप से हमें दिवालिया क्यों ना होना पड़े। ये बिहार का दुर्भाग्य है और ये भी दुर्भाग्य है कि बिहार की पब्लिक भी बहुत हद तक ऐसे ही माफिया लोगों को चाहती है। जी बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में जो मनोरमा देवी के अपोजिट प्रत्याशी हैं RJD के विश्वनाथ, उनके फादर का भी जो बैकग्राउंड है वो भी बाहुबली छवि रही। जी सही कहा आपने। जो बेलागंज के राजद प्रत्याशी हैं विश्वनाथ, उनके पिता सुरेंद्र यादव हैं, उनकी भी बाहुबली वाली छवि रही है और इस बार वो बेलागंज के विधायक थे और अब जहानाबाद के सांसद चुन लिए गए, इसलिए सीट खाली हुई है। तो फिर राजद ने भी दिखा दिया कि वो परिवारवाद के सामने नतमस्तक है और एक बाहुबली के बेटे को टिकट दे रही है। तो कमोबेश वही बात है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, सब नंगे हैं। एक चीज़ और है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में अपने आप को पाक साफ और अच्छे उम्मीदवारी की देने की बात कर रहे थे, इस चुनाव में ये भी देखा गया कि बेलागंज में जमकर जो है प्रशांत किशोर की पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हैं
उन्होंने जमकर जूता पाजार किया उनकी जी 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 जी। तो जी, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी की थोड़ी बहुत किरकिरी हो गई है दोनों सीटों पर। तरारी में भी और बेलागंज में भी। तरारी में तो ये हुआ कि जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब खड़े हुए थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, एसके सिंह साहब, तो पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है। तो ये पार्टी के लिए एक शर्मिंदगी की बात हो गई। आपको इतना तो होमवर्क पहले कर लेना चाहिए था। आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लेफ्टिनेंट जनरल साहब का ऐलान कर दिया, वो भी ताल ठोकते नज़र आए, और कि मैंने वहाँ लड़ाई लड़ी, वहाँ लड़ाई लड़ी। और ये एक जो आम आदमी भी जानता है कि मतदाता सूची में तो आपका नाम नहीं रहना चाहिए, वो नहीं है, तो वहाँ थोड़ी फजीहत हो गई पार्टी की। और दूसरी फजीहत जो आपने सही कहा, बेलागंज में जब ऐलान किया गया कि मोहम्मद खिलाफत हुसैन हमारे उम्मीदवार होंगे, तो एक और अमजद अली थे, उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया, कुर्सियां फेंकने लगे, नारेबाजी होने लगी, प्रशांत किशोर को फिर डांट फटकार करने लगी। तो जिसको बिहारी इसमें कहे कि जतरा तो थोड़ा खराब हो गया है जन स्वराज पार्टी का। उम्मीद है कि इन गलतियों से प्रशांत किशोर थोड़ा सबक सीखेंगे, क्योंकि अभी तो जुम्मा 8 रोज़ पहले उनकी पार्टी का गठन ही हुआ है, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो ठीक नहीं बन रहा है। विरोधियों को भी हमलावर होने का मौका मिल गया है कि एक जगह आपके प्रत्याशी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, तो एक जगह उनका उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में नहीं था, तो ये तो थोड़ा मतलब एक गलत छवि बनाती है आपकी पार्टी की। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं ने आरोप भी लगाया प्रशांत किशोर पे कि जो आप कहते हैं वो करते नहीं हैं, और वास्तविक रूप में वो करके दिखा नहीं रहे हैं, तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो प्रशांत किशोर एक तरह से एक्सपोज हुए हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर पर तो ऐसे बहुत इल्ज़ाम लगते रहते हैं। एक इल्ज़ाम उन पर ऑटोक्रेसी का भी है कि उनमें थोड़ी तानाशाही वाली प्रवृत्ति है, वो सबको लेके साथ नहीं चलते हैं, है ना। मैं पहले भी कहता था कि जैसे जादूगर का हम लोग देखने जाते हैं शो, तो जादूगर आता है और हैट में हाथ रखता है और उससे खरगोश निकालता रहता है। तो प्रशांत किशोर भी आते हैं और उनका जन स्वराज का हैट है, उसमें हाथ रखते हैं, खरगोश निकाल लेते हैं। ये है मनोज भारती, ये आपके अध्यक्ष होंगे। एक बार हैट में हाथ रखते ही ये लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, ये तरारी से प्रत्याशी होंगे। फिर हाथ रखते हैं ये मोहम्मद खिलाफत हुसैन, ये बेलागंज से। मतलब लगता है कि पहले से कोई उनकी पार्टी में रायशुमारी नहीं की जाती, कोई मतलब पार्टी में बीच में थी एक कोर पॉलिटिकल कमेटी बनेगी जो बड़े फैसले लेगी, अब तक उसका गठन नहीं हुआ है। तो मतलब वन मैन शो जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब प्रशांत किशोर ही पूरे सर्वे सर्वा हैं, और बाकी, और इससे क्या होता है कि जो आम कार्यकर्ता है उनमें लगता है कि ये तो पैराशूट की तरह उतर रहा है ना। पर यात्रा में बाकी कैंडिडेट, बाकी लोग झोला ढो रहे थे, या बाकी लोग कीचड़ में घूम रहे थे, या चप्पल घिस रहे थे, और 2 साल की पदयात्रा के बाद आपकी चप्पल तो घिस गई, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब पैराशूट से उतर गए। 2 साल में आपकी चप्पल घिस गई, और जो यूक्रेन में राजदूत थे वो पैराशूट से उतर गए। तो इस बिंदु पर प्रशांत किशोर को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनकी पार्टी बिल्कुल नई नवेली पार्टी, जैसे नई नवेली दुल्हन होती है, ऐसे नई नवेली पार्टी है आपकी। और शुरू में यदि कार्यकर्ताओं का असंतोष हो जाता है तो वो तो एक अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। जी, तो हमाम में सब के सब नंगे होते हैं, और यही दिख रहा है इस उपचुनाव में। दावे भले ही एक के बाद एक किए जाते रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।